हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके कई नाम हैं, ध्यान देना। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं इसको, या इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में ज़्यादा इसका नाम पॉपुलर है, SHE या NHE जानते हैं। ठीक है, NHE के नाम से जानते हैं। इसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी संरचना आती है। कई बार ये प्रश्न आया है MP बोर्ड में कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। ठीक है, तो आपको कॉपी पे लिखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस इलेक्ट्रोड का मुख्य उपयोग है जो वो किसी भी अर्ध सेल, कोई भी अर्ध सेल है, उस सेल का विभवांतर ज्ञात या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में उसका उपयोग किया जाता है। तो अर्ध सेल है, जैसे हमने बताया था आपको, जैसे जिंक की छड़ को आपने दबा दिया जिंक सल्फेट में। ठीक है, हमने अभी पिछली डैनियल सेल में बताया था आपको। तो ये सेल अर्ध सेल कहलाएगी। यदि आप कहें कि इसका गैल्वेनोमीटर से आप इसका विद्युत वाहक बल नापें, विभव नापें, तो विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में या वोल्टमीटर में दो वायर लगेंगे, है ना। तो क्या होता, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें एक खासियत होती कि इसका एक तो IUPAC सिस्टम में इसका विभव कितना माना जाता, इसका विभव माना जाता 0। ठीक है, और इसको आप जब एनोड के साथ जोड़ते, एनोड के साथ, तब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है क्या, कैथोड। और जब आप इसे कैथोड के साथ जोड़ते तो ये बन जाता है एनोड। तो अब यदि जो विभवांतर निकल रहा है, मान लो जिंक का विभवांतर, यहाँ पर जो विभवांतर निकला, माना कि 0.7 वोल्ट निकला है ना, या 0.07 वोल्ट निकला, तो जो वोल्ट होगा, जो वोल्टेज होगा वो किसका होगा, वो होगा जिंक के इलेक्ट्रोड का, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता, 0 होता। तो इसमें बहुत बड़ी खासियत होती कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका एक तो विभव 0 माना जाता। ठीक है, जब आप उसे एनोड के साथ जोड़ें, किसके साथ, एनोड के साथ, तो ये अपने आप कैथोड की तरह काम करने लगता। और जब आप इसे कैथोड के साथ जोड़ें तो अपने आप ये एनोड की तरह कार्य करने लगता। इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किसी अर्ध सेल या किसी, इसको ऐसा भी लिख देते, या किसी एकल सेल का विभव ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा में यही लिखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को NHE या SHE के नाम से जाना जाता है, और इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, IUPAC में इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। IUPAC में इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0। लिख ही नहीं पाएगा वो, IUPAC में इसका विभव 0 माना जाता है। IUPAC सिस्टम में इसका विभव 0 माना जाता है। और इसमें यहाँ से एक वायुमंडल पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो आपको इसकी संरचना बता रहे हैं, आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, उसका चित्र कैसे बनाना है, थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो ये जो संरचना है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। इस संरचना में को हम बोलते हैं NHE की संरचना। चित्र यहाँ नीचे लिख देंगे NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। तो इसकी संरचना को हम कैसे लिखेंगे बेटा, एक दो बार हम सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। NHE की संरचना में एक प्लेटिनम का तार होता है, तार बहुत पतला होता है, और ऐसे एक नली में, कांच की नली में इस तार को बंद कर देते हैं। ठीक है, कांच की नली में इस तार को बंद कर देते हैं, इसलिए ताकि, क्योंकि ये पूरा जो तार है वो डूबा होता है किसमें, HCl विलयन में। तो तार बहुत पतला होता है जिससे इसका प्रतिरोध ना हो, है ना। अगर प्रतिरोध हो जाएगा इसका तो बहुत 0 नहीं मान सकते हम। तो बहुत पतला तार होता है, और ये बहुत पतला तार क्या हो जाएगा, HCl में घुल सकता है, इसलिए इसे कांच की नली में पतले तार को बंद कर देते हैं। और नली के निचले हिस्से पे यहाँ तार निकला होता है, एक जाली लगी होती है जिसे हम प्लेटिनम की जाली कहते हैं। ठीक है, पूरी कांच की नली को जिसमें प्लेटिनम का तार लगा है, बाहर से एक जैकेट द्वारा बंद किया जाता है। इसको हम कांच की जैकेट कहते हैं, जैकेट से बंद किया जाता है। जैकेट के पार्श्व में, पार्श्व माने साइड में, एक नली लगी होती है जिसमें से होकर एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम की जाली पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। अब ये अधिशोषित होना क्या होता है हम आपको बता देते हैं, आगे अध्याय में पढ़ेंगे हम अधिशोषण,
किसी ठोस की सतह पर, जैसे कोई ठोस है, जैसे प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, निकल है, इसकी सतह पर किसी गैस या किसी द्रव का अस्थायी तौर पर चिपक जाना, अस्थायी तौर पर चिपक जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते, वो क्रिकेट की बॉल नाली में चली जाती, तो बॉल के ऊपर पानी की पतली फिल्म लग जाती, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते? अधिशोषण। अवशोषण में अधिशोषण में ये अंतर है कि अवशोषण के अंदर तक पदार्थ पहुंच जाता है। जैसे कपास है, रुई है या स्पंज है, उसको आप पानी में डालेंगे तो स्पंज के बाहर भी पानी लग जाएगा, अंदर तक पानी चला जाएगा। लेकिन जब कोई ठोस को आप, जैसे लोहे का टुकड़ा है, उसको पानी में डालेंगे तो केवल सतह पर पदार्थ चिपकता है। सतह पर पदार्थ का इस प्रकार से चिपक जाना या सतह पर पदार्थ की सांद्रता का बढ़ जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण। तो हम बता रहे हैं आपको कि एक वायुमंडल दाब पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो प्लेटिनम की जाली पर हाइड्रोजन का कुछ भाग क्या हो जाएगा? अधिशोषित, और शेष हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अब ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन गैस लगातार प्रवाहित क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि इसमें एक मोलर हम HCl विलयन लिए हैं। एक मोलर HCl का विलयन क्या का मतलब क्या है कि HCl विलयन की मोलरता कितनी है? एक है। तो यहाँ पर HCl में कौन से आयन है? H आयन। तो H आयन का सांद्रण ही कितना होगा? एक होगा। जब क्रिया होगी तो H आयन का सांद्रण कम हो सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कहते रहते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस H2 गैस काय में कन्वर्ट होती रहती, H आयनों के में बदलती रहती। तो इस प्रकार से ये प्रक्रम लगातार चलता रहता। हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस, जैसे ये है हाइड्रोजन H2, ये क्या करेगी? H धनायन में बदल जाएगी। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं, तो 2 H धनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो अधिशोषित गैस होती है वो H2 के फॉर्म में जाती है और H आयनों के रूप में यहाँ पर बदल जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देती है। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। 0 ऑक्सीकरण अवस्था से कितनी हो रही है? धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है। तो इस हाइड्रोजन गैस में वो हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाता है? साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था का मतलब है कि जितनी हाइड्रोजन गैस H धनायन में बदलती है उतना ही H धनायन हाइड्रोजन गैस में बदलना शुरू कर देते हैं, जिससे विलयन में H आयनों का सांद्रण हमेशा H आयनों के सांद्रण की मूल्यता कितनी बनी रहती? 1। और सांद्रण जब नहीं बिगड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रोड प्रभाव भी नहीं बिगड़ेगा। इतना सा आपको लिखना है। अब जब इस इलेक्ट्रोड को एनोड के साथ जोड़ा जाएगा तो यह इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। आपको मालूम है एनोड में क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो जब एनोड के साथ इसे जोड़ेंगे तो इसमें अपचयन की क्रिया होगी, और जब कैथोड के साथ जोड़ेंगे तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी अपने आप स्वतः। और IUPAC में इस इलेक्ट्रोड का विभव, ये आपको लिखना है कॉपी में कि IUPAC सिस्टम में इस इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है? 0 या शून्य माना जाता है, विभव शून्य माना जाता है। अब इस इलेक्ट्रोड की संरचना को आपको इतना ही लिखना है। फिर सुन लीजिए आप कि इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है जिसे कांच की नली में बंद कर दिया जाता है। नली के निचले सिरे पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है और कांच की नली को एक बड़ी जैकेट, कांच की बड़ी जैकेट के द्वारा बंद कर दिया जाता है। कांच की बड़ी जैकेट के पार्श्व में, पार्श्व माने बगल में, हिंदी में लिखते हैं उसको क्या? पार्श्व, लेटरल साइड को क्या बोलते हैं? पार्श्व में एक नली लगी होती है जिसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम की जाली पर क्या हो जाता है? अधिशोषित, जिससे हाइड्रोजन गैस और H आयनों के मध्य एक कौन सी अवस्था स्थापित हो जाती है? पढ़ाई थी आपको, 11 में पढ़ी होगी आपने। साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित होने की वजह से क्या होता है बेटा कि जो विलयन में H आयनों का सांद्रण बिगड़ता नहीं है, हमेशा विलयन की मूल्यता 1 रहती है। अगर H आयन कम हो गए तो हाइड्रोजन गैस H आयनों में बदल जाती है। अगर H आयन की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो गई तो H आयन H2 गैस में बदल जाते हैं, जिससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H आयनों का सांद्रण हमेशा कैसा बना होता? निश्चित बना रहता, स्थिर बना रहता। इस प्रकार की संरचना हो गई। अब इसमें आपको लिखना है कि ऐसा क्रिया में होता क्या है। तो देखो ये अब क्रिया रिवर्सिबल है। जब यह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा तो अब क्रिया में क्या होगा? एनोड की तरह कार्य कब करेगा? जब इसे कैथोड के साथ जोड़ा जाएगा तो इसमें होगा ऑक्सीकरण, तो क्रिया साइड होगी 0 ऑक्सीकरण अवस्था से धन 1। और जब इसको जोड़ा जाएगा एनोड के साथ तो यह काम किसका करेगा? कैथोड का। तो अब क्रिया उल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाते हैं। माने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, दान करने की क्षमताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कैसा माना गया है? शून्य माना गया है। अब आपको अब यहाँ लिखकर बताते हैं।
तो जब यह आपको इसमें लिखना है कि यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। उत्क्रमणीय इसलिए इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको क्योंकि ये एनोड के साथ कैथोड तथा कैथोड के साथ एनोड की तरह कार्य करता है। माने सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर इसको फेस के साथ जोड़ेंगे तो ये अर्थ का काम करेगा, और अर्थ के साथ जोड़ेंगे तो फेस का काम करेगा। बुंदेलखंडी स्टाइल में अगर ऐसे कहा जाए तो अर्थ के साथ फेस का काम करता है, फेस के साथ अर्थ का। आपको मालूम है कि कोई भी वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर है वो तब तक वोल्टेज नहीं नापेगा जब तक उसको दो तार ना मिले, है ना, एक अर्थ का एक फेस का। तो यदि आपसे कहा जाएगा फेस का वोल्टेज नापें तो फेस के लिए आपको ऐसा अर्थ चाहिए जिसका विभव कितना हो, शून्य। तो जो विभव निकलेगा, जैसे घर पे आता है 230 वोल्ट, तो हम धरती का विभव क्या मानते हैं, शून्य। तो धरती का विभव शून्य है तो उस फेज का विभव माना जाएगा 230 वोल्ट। समझ रहे होंगे आप। तो यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है जो एनोड के साथ कैथोड व कैथोड के साथ किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। जब यह एनोड की तरह कार्य करेगा, अब जब ये एनोड की तरह कब कार्य करेगा, जब इसे किसके साथ जोड़ा जाएगा, कैथोड के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। तो एनोड की तरह कार्य करेगा, और जब एनोड की तरह कार्य करेगा तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, हमने बताया था एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो इस इलेक्ट्रोड पर होगा ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन गैस 1/2 H2 लिख दिया। 1/2 H2 का मतलब क्या है, 1 H। ऐसा H तो लिख नहीं सकते हम, है ना। तो हम क्या कह देंगे, 1/2 H2 लिख देंगे। तो 1 H इसका मतलब एक ही H है लेकिन लिखा नहीं जाता 1 H। तो 1 H क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस H धनायन। तो हाफ H2 H धनायन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है हाइड्रोजन की, बताया था हमने शुरुआत से कि 0 से कितनी हो गई, +1। तो ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि हो गई, इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण। दूसरा है जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है। तो कैथोड की तरह कार्य कब करता है, जब इस पर कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की। अपचयनी क्रिया में क्या होगा, यही समीकरण अपवाइट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। H धनायन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बनाएगा, हाफ H2। यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +1। यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 0। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी को क्या बोलते हैं हम, अपचयन। हमने शुरुआत की वीडियो में ही आपको ये बता दिया था। तो इस तरह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है जो एनोड की तरह है कैथोड तथा कैथोड की तरह एनोड का कार्य करता है। आपको ये समीकरण लिखना है। और कॉमन अपक्रिया वाली ये अपक्रिया है, ये अपक्रिया दोनों दिशाओं में हो जाती है। यहाँ पर हमने जो लिखी है सब क्रिया को, तो इसमें दिखा रहा है क्या, ऑक्सीकरण। अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते। कई बच्चे बोलते हैं कि ऐसा हाफ H2 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के संबंध में लिखना है तो उसको हम हाफ H2 लिख देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते, ऑक्सीकरण पे ही हो जाएगा। अपचयन पे क्या हो जाएगा बेटा, 2H धन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, सो बन जाएगा क्या, उल्टी अपक्रिया लग जाएगी H2। आपको ध्यान देना है, जहां पर धनायन लिखा वहां पर लिख देंगे एक्वस, और जहां पर H2 लिखा वहां लिख देंगे गैस। यहाँ पर लिखा H धनायन सो एक्वस, एक्वस माने जलीय विलयन की अवस्था, और जहां H2 लिखा वहां लिख देंगे हम क्या, गैस। इस प्रकार से ये अपक्रिया संपन्न होती है। इतनी ही भाषा आपको इसमें लिखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अब हम इसके बाद बताते हैं कि इसका हम IUPAC में इसका प्रदर्शन किस प्रकार से कहते हैं, है ना। तो IUPAC सिस्टम में इस सेल का प्रदर्शन करेंगे इस प्रकार से। PT माने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, हाफ H2 क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगी। देखो ये लिखा हाफ H2 एक इलेक्ट्रॉन। तो हम सेल प्रदर्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, ठीक है, हमने आपको बताया भी था। तो हाफ H2 ऑब्लिक लगा देंगे H धनायन, तो ऑब्लिक H धनायन। और H धनायन की सांद्रता कितनी बताई थी हमने, 1 मोलर लिखी थी ना, 1 मोलर HCl। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1m। ये प्रदर्शन करेंगे कब, जब इलेक्ट्रोड का काम करे, एनोड का। यदि इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में जोड़ा गया हो तो H धनायन उल्टा लिख देंगे, H धनायन एक्वस जलीय 1m ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कार्य बदल जाएगा हाफ H2 में कॉमा PT का मतलब है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इसमें, है ना। हाइड्रोजन गैस किस पर प्रवाहित कर रहे हैं हम, प्लेटिनम पर प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऊपर ये वाला समीकरण कहलाएगा किसके लिए, कैथोड के लिए। अब आप कहें पहचान नहीं पाए, तो देखो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन अवस्था 0 है, यहाँ कितनी है, +1। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन किस पे होता है, एनोड पे। यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था -1 है, -1 से कितनी हो गई है, 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये किसके लिए है, कैथोड के लिए। तो ये आपको नहीं बनाना, ये सेल प्रदर्शन आपको लिखना है। सेल का प्रदर्शन निम्न प्रकार किया जाता है, सेल का प्रदर्शन निम्न प्रकार किया जाता है। इस प्रकार से हम सेल का प्रदर्शन कर लेते हैं। अब थोड़ा हल्के में समझा रहे हैं आपको, इसको समझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब बता रहे हैं किस प्रकार से इसको जोड़ते हैं। जैसे आपने शुरुआत में बताया था हमने वीडियो की, आपने जिंक को डुबाया जिंक सल्फेट के विलयन में, ये डुबा दिया आपने, ठीक है, ये है जिंक, ठीक है। तो आप जब इसको जोड़ेंगे किसके साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
तो विभव ज्ञात करेंगे तो इसे मानक हार्डवेयर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाएगा और बीच में लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर, जिसे हम बोलते हैं आप लोग वोल्ट मीटर, है ना। तो वोल्टेज नापेंगे तो इसका विभव हमने माना क्या, इसका विभव मानते हैं आईयूपीएसी में क्या, शून्य। तो जो भी विभव निकलेगा वो किसका निकलेगा, जिंक का निकलेगा। तो जिंक एक कैसा है, अर्ध सेल है या एकल सेल है। अगर आपसे कहा जाए कि आखिर आप जिंक का विभव ज्ञात करें तो जिंक का विभव के लिए याद नहीं कह सकते। बताया था हमने वोल्ट मीटर के लिए दो तार चाहिए आपको, एक पॉजिटिव हिस्सा चाहिए, एक नेगेटिव। तो हमने बताया है ये इलेक्ट्रोड कैसा होता, जिंक कैसा होता, जिंक का होता ऑक्सीजन, तो ये होता एनोड। तो जिंक के साथ ये क्या बन जाएगा अपने आप, कैथोड बन जाएगा। ठीक है। यदि आपने इसी इलेक्ट्रोड की जगह थोड़ा क्या किया, आपने कॉपर को डुबा दिया, कौन से विलयन में, कॉपर सल्फेट विलयन में। बताया था हमने डैनियल सेल में। ये काय का काम कहता, ये कहता कैथोड का। आपसे कहा जाए कि इसका विभव ज्ञात करो, एकल सेल का विभव, तो हम क्या करेंगे, अब की बार इसको कॉपर की छड़ को किसके साथ जोड़ देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। ये जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया। ये नीचे लगा दिया हमने क्या, प्लेटिनम की जाली। तो अब जो इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जो विभव निकलेगा, तो हाँ यहाँ पर ये क्या है, कॉपर को डुबा दिया। जब कॉपर सल्फेट काय का काम करेगा, एक कैथोड का। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करने लगेगा, एनोड का। हमने बताया था आपको ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। तो इस प्रकार से यह कैथोड के साथ एनोड और एनोड के साथ कैथोड का काम कहता है। और इसके द्वारा किसी एकल सेल, इस सेल को क्या बोलते हैं, एकल सेल या अर्ध सेल, आधी सेल है ना, अर्ध सेल का आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हो गया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमने बताया, आप लोग कई बार से बोल रहे हैं, आपको कमेंट जरूर किया करिएगा बेटा। आप लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो उससे मोटिवेट हो जाते हैं हम, है ना। तो आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।